एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बुफे। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर का पार्ट नंबर 5 और ये जो पार्ट है ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, ये लास्ट वीडियो होगी। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं देन जस्ट गो एंड चेक दोस वीडियोस। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट। और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि इंडिया एंड नैम क्या था, यानी कि जो भारत है और जो गुट निरपेक्षता है उसके अंदर हमें कुछ चीजों के बारे में पढ़ना है जो कि हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फिर हमारे पास आता है दैट हाउ नैम बेनिफिटेड इंडिया, की जो गुट निरपेक्षता है उसने भारत को किस तरीके से इंडिया को जो है गुट निरपेक्षता की नीति से लाभ हुए। और फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो इंडिया की गुट निरपेक्षता की नीति है उसकी आलोचनाएं की जाती है, उसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। एंड देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिया एंड नैम, यानी कि भारत और गुट निरपेक्षता। हमें पता है कि शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के दौरान जो इंडिया था उसने गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाई थी, यानी कि ना तो वो यूएसए के साथ जाके मिला था और ना ही वो यूएसएसआर के साथ जाके मिला था। उसने ये सोचा था कि मैं अपना अकेले रह के ही दोनों गुटों से दूरी बनाकर ही अपना विकास करूंगा, और इसी तरीके से उसने अपनी विदेश नीति को तय किया था, अपनी फॉरेन पॉलिसी को तय किया था। तो जो इंडिया की जो नैम की पॉलिसी थी वो टू फोल्ड पॉलिसी थी। टू फोल्ड पॉलिसी यानी कि हम बोल सकते हैं उसके दो पहलू थे या दो इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर थी। पहला क्या था? टू स्टे अवे फ्रॉम सुपर पावर्स, यानी कि फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज कि जो दोनों सुपर पावर्स थी, एक तो यूएसए और दूसरी यूएसएसआर, उन दोनों गुटों से दूरी बनाए रखना था। पहला पार्ट जो था पॉलिसी का। फिर जो हमारे पास दूसरी चीज आती है, टू रेज वॉइस अगेंस्ट न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज ज्वाइनिंग एनी ऑफ द सुपर पावर्स, यानी कि जो इंडिया था वो न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री यानी कि नव स्वतंत्र जो राष्ट्र थे, जो अभी अभी इंडिपेंडेंस जिनको मिली थी, उनके खिलाफ भी आवाज उठाता था। क्यों उठाता था? अगर वो किसी भी अलायंस को जाके ज्वाइन करते थे, किसी गुट को जाके ज्वाइन करते थे। जैसे कि मान लिया एक कंट्री है एंड वो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई है, अभी अभी उसे आजादी मिली है और वो जाके यूएसए के साथ मिल रही है, यानी कि यूएसए के गुट में शामिल हो रही है। तो इंडिया पूरी कोशिश करेगा, पूरा मतलब उस न्यूली डीकोलोनाइज कंट्री के खिलाफ वो आवाज उठाएगा कि वो यूएसए के साथ जाके ना मिले और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखे। तो ये थी जो भारत की टू फोल्ड पॉलिसी। अब हमारे पास आता है दैट हाउ नैम बेनिफिटेड इंडिया, यानी कि जो गुट निरपेक्षता की नीति थी उसने भारत को किस तरीके से लाभ दिए। ठीक है, इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं। सबसे पहला है, नैम अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस which served its own interest rather than interest of two superpower and their allies, यानी कि इसका कहना है कि जो नॉन अलाइनमेंट था, गुट निरपेक्षता था, उसने इंडिया को अलाउ किया। गुट निरपेक्षता के कारण, गुट निरपेक्षता की वजह से इंडिया कुछ ऐसे इंटरनेशनल डिसीजंस ले पाया, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपना डिसीजन दे पाया जो कि उसके इंटरेस्ट यानी कि जो कि इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो, जो इंडिया के इंटरेस्ट, इंडिया जो अपने देश के लिए करना चाहती है उसको बेनिफिट करे, ना कि दो सुपर पावर्स को बेनिफिट करे और उनकी अलाइज यानी कि गुट को बेनिफिट करे। इसका कहना है कि जो गुट निरपेक्षता की नीति थी उसने भारत को यह एक अपॉर्चुनिटी दी, ये अपॉर्चुनिटी दी जिससे कि वो इंटरनेशनल डिसीजंस ले सके जो कि खुद उसके इंटरेस्ट को सर्व करे, इंटरेस्ट को फुलफिल करे, ना कि दो सुपर पावर और उनकी अलाइज के इंटरेस्ट को फुलफिल करे। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है, इट हेल्प्ड इंडिया टू मेक परफेक्ट बैलेंस बिटवीन टू सुपर पावर्स, नीदर साइड कुड टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड एंड बुले इट if India felt ignored or unduly pressurized by anyone, it could have tilted towards the other, यानी कि इसके अंदर बताया गया है कि जो इंडिया है नैम की मदद से उसने एक परफेक्ट बैलेंस बनाया। किसके बीच में बैलेंस बनाया? दोनों सुपर पावर्स के बीच में, दोनों गुटों के बीच में। पहला गुट यूएसए का, दूसरा गुट यूएसएसआर का, उनके बीच में वो एक परफेक्ट बैलेंस बना पाया। परफेक्ट बैलेंस कैसे बना पाया? नीदर साइड कुड टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड, कि कोई भी साइड ऐसे इंडिया को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती थी कि अरे चलो ये तो इंडिया है छोड़ो इसको, ऐसे नहीं ले सकती थी। और साथ में ना ही उसको बुली कर सकती थी। बुली आप जैसे देखते हैं कि स्कूल में भी बच्चों को बुली किया जाता है, उसी तरीके से जो कोई भी सुपर पावर है वो इंडिया को बुली नहीं कर सकती थी, उसको प्रताड़ित नहीं कर सकती थी। इफ इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड और अनडली प्रेशराइज्ड बाय वन, it could have tilted towards the other,
यानी कि इसका कहना है कि अगर इन दो सुपर पावर में से किसी एक सुपर पावर ने भी इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करी या उसको इग्नोर करने की कोशिश करी तो इंडिया जो था वो दूसरी सुपर पावर की तरफ टिल्ट कर जाता, दूसरी सुपर पावर की तरफ अपना रुख मोड़ लेता। इसी कारण की वजह से जो इंडिया था दोनों सुपर पावर के बीच में, दोनों गुटों के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बना पाया था। अब हमारे पास आता है कि डिस्कस क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज नैम पॉलिसी, यानी कि इंडिया की जो नैम पॉलिसी थी उसकी आलोचनाएं क्या क्या थी। दो चीजों से किया गया था। पहला बोला गया था अनप्रिंसिपल्ड, यानी कि सिद्धांत विहीन बोला गया था, और दूसरा बोला गया था इनकंसिस्टेंट, यानी कि जो कि हम बोल सकते हैं लगातार तरीके से ना हो, इनकंसिस्टेंट यानी कि उसकी एक कंटिन्यूअस पॉलिसी नहीं थी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अनप्रिंसिपल्ड क्या होता है। In the name of pursuing its national interest, India, it was said that often refused to take firm stand on crucial international matters. यानी कि ये कहा गया कि जो इंडिया था ये बोलता था कि मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचा रहा हूँ, अपने राष्ट्रीय हित के लिए काम कर रहा हूँ, और उस चक्कर में इंडिया ने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए या बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए वर्ल्ड के अंदर जिसमें इंडिया ने एक फर्म स्टैंड नहीं लिया, एक सही तरीके से स्टैंड नहीं लिया और उस चीज में एक अच्छा डिसीजन नहीं दिया। ऐसा कहा जाता था इंडिया की पॉलिसी के बारे में कि वो सिद्धांतहीन थी। दूसरा बोला जाता था इनकंसिस्टेंट, यानी कि जो लगातार ना हो, जो कंटिन्यूअस ना हो, यानी कि जो इंडिया है उसकी जो नैम पॉलिसी थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते थे। कुछ लोग बोलते थे कि अभी इंडिया ये बोल रहा है और कुछ टाइम बाद इंडिया कुछ और करता था, तो यही है इनकंसिस्टेंट। जैसे कि took contradictory postures. India signed a treaty of friendship with the USSR in 1971. During Bangladesh crisis, it was regarded as joining Soviet camp mainly by outsiders. बोला गया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि पहले तो इंडिया खुद क्रिटिसाइज करता था उन लोगों को या उन कंट्रीज को जो किसी भी गुट में जाके शामिल हो रही थी, लेकिन 1971 के अंदर उसने खुद फ्रेंडशिप ऑफ ट्रीटी, मित्रता की जो ट्रीटी थी, मित्रता की जो संधि थी, उसको साइन किया। क्यों साइन किया? बांग्लादेश क्राइसिस की वजह से। तो ये जो फ्रेंडशिप ऑफ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी, इसको कैसे लिया गया था? जो बाहर की कंट्रीज थी, जो दूसरी कंट्रीज थी, उनको लगा कि इंडिया ने सोवियत कैंप को यानी कि सोवियत गुट को जाके ज्वाइन कर लिया है, और इसी रीजन की वजह से बोला गया है कि वो इनकंसिस्टेंट थी कि एक तरफ तो वो खुद क्रिटिसिज्म कर रहा है और दूसरी तरफ वो खुद ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसका व्यू ये था कि जो ये फ्रेंडशिप ऑफ ट्रीटी है ये इंडिया ने क्यों साइन की है, क्योंकि बांग्लादेश क्राइसिस के समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था बांग्लादेश की वजह से या बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, उस समय उसको फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक सहायता की जरूरत थी और साथ में मिलिट्री यानी कि सैन्य सहायता की जरूरत थी, और इसी कारण की वजह से उसने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ज्वाइन की थी या ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी। और साथ में इंडियन गवर्नमेंट ये भी कहती है कि जो ये ट्रीटी थी किसी भी तरीके से इंडिया को नहीं रोकती है कि वो दूसरी कंट्रीज के साथ एक क्लोज रिलेशन इस्टेब्लिश करे, एक बहुत ही अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश करे, और चाहे वो कंट्री अमेरिका की ना हो। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि मेरे हिसाब से इस चैप्टर से यही क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आइए देखते हैं। व्हाट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। बहुत अच्छे से आपको पार्ट 2 में समझाया गया है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। फिर हमारे पास आता है व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर, कि आप कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के बारे में क्या समझते हैं। इसमें आपको अगर 4 मार्क्स का है तो आप बताएंगे कि कोल्ड वॉर क्या था, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फिर आप बताएंगे कि उनके बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, एक विचारधारा का युद्ध था। फिर आप ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी विचारधारा को वो फॉलो करते थे। और इसके अलावा अगर ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप ये भी बताएंगे कि कोल्ड वॉर किस तरीके से शुरू हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध किस तरीके से खत्म हुआ और उसके बाद किस तरीके से शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। फिर हमारे पास आता है लॉजिक ऑफ डेटरेंस, यानी कि अपरोध वाला जो लॉजिक था ये वो वाला क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। फिर हमारे पास आता है राइट अबाउट द व्यूज ऑफ क्रिटिक्स एंड सपोर्टर्स ऑफ यूएस डिसीजन टू ड्रॉप बॉम्ब ऑन जापान, यानी कि
उनके उन व्यूज के बारे में लिखना है जो कि कुछ लोग यूएसए के डिसीजन को सपोर्ट कर रहे थे कि उसने जापान पे बॉम्ब सही गिराया, और कुछ लोग उसकी आलोचनाएं कर रहे थे। तो ये वही क्वेश्चन है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपके एनसीईआरटी में गिवन है तो सीबीएसई आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। देन हमारे पास आता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन इंपोर्टेंस ऑफ नाटो एंड वॉर्सो पैक्ट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, यानी कि जो शीत युद्ध के दौरान नाटो और वॉर्सो पैक्ट बनाया गया था वो किस तरीके से बनाया गया था और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, एंड ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास आता है वाई स्मॉलर स्टेट्स जॉइंट अलायंस सिस्टम, की जो छोटी स्टेट्स थी वो क्यों अलायंस सिस्टम को जो अलायंस सिस्टम था या जो यूएस और यूएसएसआर का गुट था क्यों उसमें जाके मिल जाती थी, और फिर इसके कॉन्सिक्वेंस यानी कि इसके परिणाम भी लिखने हैं कि जो पूरा विश्व था वो दो गुटों के अंदर बट गया था, क्योंकि जो स्मॉलर स्टेट्स थी वो गुटों के अंदर जाके मिल जाती थी, एक यूएसए का गुट था एक यूएसएसआर का गुट था। फिर हमारे पास आता है कि वाई सुपर पावर्स वांटेड टू ब्रिंग स्मॉलर कंट्रीज टू देयर रिस्पेक्टिव अलाइज, कि जो सुपर पावर थी वो क्यों चाहती थी कि छोटी कंट्रीज उनके गुट में आके मिल जाए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारे पास आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एरिना ऑफ कोल्ड वॉर, ये जो क्वेश्चन है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो शीत युद्ध के दायरे हैं, लेकिन आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध के दायरे से आप क्या समझते हैं या व्हाट डू यू मीन बाय एरिना ऑफ कोल्ड वॉर। देन हमारे पास आता है डिस्कस अबाउट नैम इट्स फर्स्ट एंड द लेटेस्ट समिट, यानी कि इसमें हमें नैम के बारे में बताना है कि किस तरीके से नैम बना, किन फैक्टर्स की वजह से बना। देन हमें फर्स्ट एंड लेटेस्ट समिट के बारे में डिस्कस करना है। फिर हमारे पास आता है व्हाट डू यू मीन बाय न्यू, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कि जो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसके बारे में आप क्या समझते हैं और उसके हमें ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी लिखना है। देन हमारे पास आता है टू फोल्ड पॉलिसी ऑफ नैम, आज की वीडियो से ही क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास आता है इंडियाज बेनिफिट फ्रॉम नैम, यानी कि जो इंडिया को लाभ हुए थे नैम से, ये भी आज की वीडियो से क्वेश्चन है। एंड देन क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज नैम पॉलिसी, यानी कि जो नैम पॉलिसी की आलोचनाएं थी इंडिया के लिए, इंडिया की जो नैम पॉलिसी थी उसकी आलोचनाएं थी, ये वो क्वेश्चन है और ये भी आज की वीडियो से ही क्वेश्चन है। अब हमारी ये 2 क्वेश्चन आते हैं, ये और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? रेलेवेंस ऑफ नैम इन प्रेजेंट वर्ल्ड, की आज के समय में नैम रिलेवेंट है, नैम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका क्वेश्चन आप देखिएगा। एंड अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट। देन हमारे पास आता है क्रिटिसिज्म ऑफ नैम, कि जो हमारी नैम की पॉलिसी थी उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था। ये वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो पृथकवाद हमने बात की थी, नॉन आइसोलेशनिज्म, नॉन न्यूट्रल, नॉन फ्लीइंग अवे और नॉन हमारा इन एक्शन, की पलायन की नीति नहीं थी, पृथकवाद नहीं थी, नॉन न्यूट्रल थी, इन 4 पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। एंड इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्लीज इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड डू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।